बात तो ये है कि दूल्हा दुल्हन के परिवार वाले इस विचित्र सी शादी के लिए राजी भी हो गए। दरअसल शादी के बाद वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर अकलूज पुलिस स्टेशन में दूल्हे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इन दोनों बहनों ने जो भी किया है वो संविधान के जीवन और शरीर की आजादी देने के अधिकार से जुड़ा है, जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन भारतीय समाज की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी परिपाटी और नैतिक मूल्यों के विचलन ने भी कहीं ना कहीं इस शादी को चर्चाओं का विषय बना दिया है। क्या एक व्यक्ति दो लोगों से शादी कर सकता है और क्या है आखिरकार हिंदू विवाह नियम यानी हिंदू मैरिज एक्ट, और कौन सी शादी वैध होगी कौन सी निराधार होगी? अब आगे इस पूरे मामले में क्या हो सकता है, क्या होगा, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और लेकिन इसी के साथ आपको ग्राफिक्स भी दिखाते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको अब बताते हैं दो बहनों ने एक ही लड़के से शादी रचा ली है। दरअसल पूरा मामला क्या है वो अब आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है शादी का वीडियो। तो एक शख्स लेकिन दो बहनों ने एक साथ शादी रचाई है। बहनों का नाम पिंकी और रिंकी है। दोनों का एक ही दूल्हा है और दोनों बहनें मुंबई में आईटी इंजीनियर भी हैं। और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास पैनल हमारा जुड़ चुका है। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। प्रियंका राणा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनीष शुक्ला जी अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया अपना समय हम तक साझा करने के लिए। लेकिन मनीष जी, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट की जब हम बात करते हैं या फिर ऐसे समाज की जब हम बात करते हैं जहाँ पर नॉर्मल तरीके से शादियां होती हैं, लेकिन ये जो मामला आया है, सबसे पहले आप क्या कहेंगे, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखेंगे कि व्यक्ति एक लेकिन दो बहनों ने एक ही इंसान से शादी रचा ली है, कैसे देखेंगे? अच्छा जी, पहली बात तो कानून इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता कि ड्यूल मैरिज के लिए, लेकिन समाज में ऐसी कई सारी कुरीतियां भी हैं, ऐसी कई सारी मान्यताएं भी हैं। और जहां तक सवाल है संविधान का, जो आपने बिल्कुल प्रश्न उठाया कि क्या जब संविधान आपको इसकी इजाज़त देता है अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए, तो क्या शादी एक अभिव्यक्ति नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। अगर आप आप जब देखना चाहेंगे तो किन्नौर जिला हिमाचल का इसका एक एग्जाम्पल रहा है। वो कई सारी जनजातियां रही हैं जहां पर एक महिला के साथ और एक ही परिवार के साथ कई सारी शादियां करते हैं और वो अभी तक चल रही हैं। अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन जहां तक ये प्रश्न उठता है दोनों का शादी करने का, आईपीसी 494 मैरिज अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर ये एक बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल है, डेफिनेटली। लेकिन ये क्या शादी, एक विचित्र शादी, क्या कानून के नजर में मान्य होगी या नहीं होगी, ये मैटर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर सबसे पहला ये उठता है कि कानून की निगाह में ये वाकई एक वैलिड मैरिज कहलाएगी या नहीं। मेरी जो समझ है कानून के मुताबिक ये शादी नहीं कहलाएगी, इट्स अ वॉइड मैरिज कहलाएगी। बिकॉज यहाँ पर कानून, सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी जजमेंट साफ साफ बोल रहा है कि अगर हिंदू मैरिज में अगर आपको शादी करना है तो दैट हैज टू बी वैलिड मैरिज, नंबर 1। मैरिज अगेन की बात है, ड्यूल मैरिज है या वाइड मैरिज है, ये तो बाद में कानून में, क्योंकि अभी एफआईआर हुई है, अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाने की कोशिश की जा रही है और फिर उसमें संरचना में कहीं ना कहीं कोर्ट का इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप होगा। लेकिन मनीष जी, दोनों के परिवार वाले भी बिल्कुल राजी हैं, शामिल नजर आए हैं दोनों शादियों में। बिल्कुल राजी हैं। यही समाज की मैं आपको बता रहा हूँ कि समाज में ऐसी कई सारी कुरीतियां हैं, जब दोनों पक्ष राजी हैं तो भी कानून कई बार नहीं एक्शन लेता है। और आपने देखा होगा कि चाहे वो मुस्लिम लॉ हो, चाहे वो हिंदू लॉ हो, इसमें कई सारे डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन में आती है बात कि अगर हिंदू में अगर एक के साथ शादी अलाउ है तो आपने देखा होगा मुस्लिम में 4 शख्स अलाउ है। लेकिन एक देश में अगर दो कानून देखेंगे, वहीं पर जो मैंने एग्जांपल लिया कि हिमाचल प्रदेश का, कि वहां पर आप देखेंगे अभी भी एज ऑफ नाउ भी आज भी इस तरह की कई सारी मान्यताएं हैं जिसमें एक ही घर के 5 सदस्य एक महिला के साथ शादी करते हैं। तब वो कानून कहाँ जाता है? क्योंकि 494 आईपीसी इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन द बोथ द पर्सन, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। ठीक, अब इसके जो नैरेटिव की बात आएगी तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम जरूर कहना चाहूंगा कि
ये एक सवाल उठा है, एक संविधान पे भी सवाल उठा है। हाँ। क्योंकि ये सवाल दूर तक जाएगा। हाँ। और मैं बिल्कुल, आपने देखा ऐसे कई सारे मसले आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, जहां पर ड्यूरिंग ट्रायल पार्टी आपस में समझौता कर लेती है कहीं ना कहीं, और वो एंड ऑफ द मैटर हो जाता है, चीज आगे नहीं जा पाती। जहां बात है अभिव्यक्ति की, देखिए कहते हैं कि जब अभिव्यक्ति वहां से खत्म हो जाती है, जब किसी को प्रॉब्लम होने लगती है, तो आपकी अभिव्यक्ति वहीं पर खत्म हो जाती है। हाँ। नंबर 1। लेकिन 494 की जहां पर ऑफेंस की बात है, हाँ। जिसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बेलेबल से नॉन बेलेबल की तरफ जाएंगे और नॉन कॉग्निजेबल से कॉग्निजेबल की तरफ जाएंगे, तो मूल संरचना संविधान की है, उसमें आपको जो चोट होगी, कोई कहीं ना कहीं तब आपके सामने एक हिंदू लॉ होगा, एक तरफ मुस्लिम लॉ होगा, और दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। क्या एक देश में दो कानून बन सकते हैं जहां पर एक के लिए अभिव्यक्ति कुछ और है और दूसरे के लिए अभिव्यक्ति कुछ और है? लेकिन मनीष जी, जब हम इस तरह के मामले अभी, हालांकि इस तरह का कोई ये विचित्र पहला मामला नहीं है, एक शादी होती है, दूसरे एक को बिना बताए फिर इंसान दूसरी शादी भी कर लेता है। हालांकि फिर जब दोनों में टकराव होता है तो अधिकार क्षेत्र की बात होती है कि हमें कितना अधिकार मिलेगा और आने वाली जो संतानें हैं उनको कितना अधिकार मिलेगा। लेकिन ये जो मामला है, क्योंकि इसमें दोनों की रजामंदी से एक ही समय पर एक ही व्यक्ति से शादी हुई है, तो ऐसे में अगर हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं जब लगातार, तो ऐसे में क्या किस तरीके से अंतर किया जाएगा दोनों के अधिकारों में, या फिर संपत्ति को लेकर, या फिर संतानों के अधिकारों को लेकर किस तरीके से डिफरेंस करेंगे? से है मनीषा जी, तो मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर रूट, अगर जड़ में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका फ्रूट भी खराब होता है, सबको पता है। नंबर 1। नंबर 2, ये तरह के जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ क्रिटिकल हो गया। लॉ अपने में आप, क्योंकि जब आपकी एक स्टेक पे लगी है शादी आपकी, अभी कानून के सामने सबके मसला ये है कि क्या कानून की नजर में ये एक वाइड मैरिज है या वैलिड मैरिज है। क्योंकि अगर आपने एक को इजाजत दी तो आपको सबके साथ इजाजत देनी पड़ेगी, रजामंदी है। हाँ। देखिए, शादी हमेशा रजामंदी से ही होती है, चाहे वो सिंगल मैरिज हो या डुअल मैरिज हो। अगर समाज में देखेंगे तो कोई भी परिवार, हाँ। अगर सिंगल मैरिज है तो देखिए इंफ्लुएंस, देखिए इसको बड़ा कीजिए, पिक्चर बड़ा करने की कोशिश कीजिए कि कल को अगर एक लड़का है और कल के 5 लड़की वाले अगर राजी हैं, तो क्या एक लड़के से 5 शादी अलाउ हो सकती हैं? अगर 2 के लिए अलाउ हो गई तो फिर आपको 2 से 4 भी करनी पड़ेगी, 5 भी। यानी फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखकर भी अब चीजें देखने की जरूरत पड़ेगी। फ्यूचर एस्पेक्ट्स को कानून की संरचना भी, और इसके साथ ये ऐसा नहीं है, कानून में साफ साफ लिखा है कि ये जो कानून है इज एप्लीकेबल ऑन विमेन एज वेल। अगर हम महिला के दृष्टिकोण से देखें, यहाँ पर एक महिला रखिए, एक महिला पे अगर एक व्यक्ति शादी करता है, लड़का करता है या पुरुष करता है, तो वो 2 यानी कि 2 भी कर सकती है, फिर तो 3 भी कर सकती है। तो अगर यही तो, कानून में अगर इस तरह का मामला है कि एक पुरुष है जिसमें 2 लड़कियां हैं, तो क्या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि एक महिला 2 पुरुषों के साथ शादी करना चाहे, तो क्या ये भी वैलिड होगा? ये कितना वैध होगा? कहीं ना कहीं जब इस मामले को लेकर अगर विचार विमर्श किया जाएगा तो हर एस्पेक्ट से विचार विमर्श करने की जरूरत पड़ेगी मनीष जी। लेकिन प्रियंका जी, अगला सवाल आपसे, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप काफी लंबे समय से समाज के भीतर काम कर रही होंगे, समाज में तमाम तरह के मामले सामने आते होंगे, विचित्र भी, और जो इस तरह का मामला सामने आया है, सबसे पहले आप किस तरीके से देख रही है, क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? और साथ ही साथ अधिकारियों की अगर हम बात करें तो क्या एक अधिकार दूसरे से छीनते नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? प्रियंका जी, आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है, एक बार फिर से आपके ऑडियो को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मनीष जी, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर समाज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ चॉइसेस अपनी होती हैं, पसंद अपनी होती है, लेकिन मूल्य भी साथ ही साथ होते हैं और उन मूल्यों को साथ लेकर ही व्यक्ति यहाँ पर चलता है। अगर हम मिडिल क्लास लोगों की बात करते हैं, क्योंकि लोअर और उससे भी ज्यादा लोअर की अगर हम बात करें, या फिर बहुत अमीर खानदानों की बात करें लोगों की, तो उनके लिए
रूल्स एंड रेगुलेशंस है नहीं, वो अपने हिसाब से रूल्स बनाते हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से, लेकिन इसका जो खास तौर पर प्रभाव पड़ता है वो मिडिल क्लास लोगों के समाज के बीच में पड़ता है। क्या इससे संदेश गया है और क्या ये अक्सर वैध तरीके कहीं ना कहीं संदेश जाता है समाज में कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं? निशा जी, बिल्कुल ये सोचने पे समाज को मजबूर कर दिया है इस घटना ने जो सोलापुर महाराष्ट्र में हुई है। और ऐसा महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, ऐसा दिल्ली में भी हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है। लेकिन हाँ, ये अपने तरह का विचित्र मात्रा जरूर है, लेकिन इस विचित्र मामलों की जो संख्या है दिन पर दिन बढ़ रही है। और इस मसले में यह कहीं ना कहीं रूढ़िवादी सोच और आधुनिक सोच के बीच एक जो टकराव निकल के आया है, ये अपने में बहुत बड़ा सवाल है जो कानून के सामने इस समय खड़ा हुआ है कि क्या कानून जो एक रूढ़िवादी सोच नहीं और आधुनिक सोच भी जोड़ रहा है, लेकिन जैसा सा समाज बदल रहा है वैसे वैसे क्या कानून को करना चाहिए। लेकिन इसके जो रिपरकशन होंगे, वो जो दूरगामी परिणाम होंगे, वो समाज के हित में बिल्कुल नहीं रहेंगे जब तक कि इस कानून में एक प्रथा एक कानून नहीं आता। जहां तक सवाल है शादी का, विवाह का, बिल्कुल आपने देखा होगा, चाहे वो 377 की बात हो, चाहे इसके अलावा महिलाओं के अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहीं ना कहीं एक बहुत ही क्लियर जजमेंट और विजन दिया है कि हाँ, इस देश की महिलाएं बिल्कुल डरेंगी नहीं, बिल्कुल भी सहमेंगी नहीं और अपना हक मांगेंगी। हाँ, भले वो आईटी प्रोफेशनल हैं, वो मेजर है अपना। ठीक मनीष जी, हमारे साथ प्रियंका राणा जी एक बार फिर से कनेक्ट हो चुकी हैं। प्रियंका जी, इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या आपके अनुभव के हिसाब से नजर आ रहा है आपको, क्योंकि समाज के बीच में आप रहती हैं? इससे पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। अभी मंत्री जी बोले कि इस तरह के काम करवाए जाते हैं या कोई विरोध नहीं करता। प्रियंका जी, एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सही तरीके से आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मनीष जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप ही के साथ, क्योंकि इस तरह के अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए या फिर लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह के कहीं ना कहीं हथकंडे भी अपनाए जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने के लिए या फिर अपनी टॉपिक को उछालने के लिए हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो? क्योंकि इस तरह की चीजें हम अक्सर देखते हैं कि बाद में तो खूब मामले उछलते हैं, बाद में फिर सफाइयां आती हैं कि भाई ये तो ऐसे नहीं ऐसे था। तो क्या इस मामले को लेकर भी कहीं से कहीं तक दिखाई दे रहा है कि ये सोशल मीडिया टैक्टिक्स हो सकती है? देखिए, ये जो सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें आपको इस पर्टिकुलर मसले की बात करेंगे तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि ये कोई वायरल किया हुआ इस तरह का चीजें हैं, लेकिन ये लीक से हट करके विचित्र चीज हुई है, इसलिए ये लाइमलाइट पे ज्यादा है। और इसके पीछे कुछ भी पर्सनल रीजन होते हैं। जहां तक मुझे पता चला है कि वो आईटी प्रोफेशन के फादर नहीं था, तो सही बात होते हैं फैमिली में कि जब आदमी मजबूर हो जाता है कि नहीं, और शायद ये भी महिलाओं के साथ एक मजबूरी रही होगी कि जब उन्होंने किसी एक व्यक्ति को देखा और अपना दिल दे बैठे और उसे एक शादी पे रजामंदी होगी, दो बहनों ने। लेकिन मनीष जी, जब हम किसी ऐसे समाज की बात करते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना भी आसान होता है, एक्सेप्ट करना भी आसान होता है, कहीं ना कहीं समझ में आता है। लेकिन जब इतने पढ़े लिखे इंसान कि आईटी में दोनों बहनें इंजीनियर हैं और उसके बावजूद अगर इस तरह की चीजें कि हिंदू मैरिज एक्ट में ये संविधान के विपरीत है और संविधान इसको इजाजत नहीं देता है, वैध नहीं मानता है, तो ऐसे में फिर भी इस शादी को करना रजामंदी के साथ और परिवार वालों को भी शामिल करना। देखिए मनीषा जी, हर एक का एक उम्र की एक्सपीरियंस रहता है, अनुभव रहता है। हाँ। जब उस अनुभव में होते हैं, उस 21-22 साल की उम्र में होते हैं या 20 साल की उम्र में होते हैं, तो आपको कानून की इतनी परवाह नहीं होती कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन उसी समय समाज एक मार्गदर्शक बन के आता है और समाज आईना दिखाता है कि क्या चीज ये समाज के अगेंस्ट में है या समाज के फेवर में है, और वहां पर ही समाज का रोल अदा होता है। इस मसले में भी मेरी आवाज आ रही है? जी मनीष जी।
और इस मसले में भी समाज को अपना रोल पूरा जिम्मेदारी के साथ अदा करनी चाहिए, और वो कर भी रहा है। जैसे आप, मीडिया, मैं, आप अगर इस मसले में यहाँ पर खड़े हैं तो ये समाज की जिम्मेदारी है कि समाज को एक सही मार्गदर्शन के रूप में, समाज का एक मार्गदर्शक के तौर पे मार्गदर्शन किया जाए। कहीं आज का युवा कहीं भटक तो नहीं रहा है, क्या सही है, तो उस मसले में उनके पेरेंट्स, इसके साथ वो आके समझा सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि इसके आने वाला परिणाम एक नई कंट्रोवर्सी को, नए विवाद को जन्म देने वाला है, जो कि आपने पिछली बार बिल्कुल सही बताया कि क्या प्रॉपर्टी से लेकर के अपने हक को लेकर के ये मसले, जी हाँ बिल्कुल आएंगे, और ये एक सिंगल मैरिज की तुलना में ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होंगे। कॉम्प्लिकेटेड है। और कहीं प्रियंका जी एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। प्रियंका जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी आवाज आ रही है अब आपको? जी प्रियंका जी। जी देखिए, ऐसे जो मामले आए हैं समाज में, देखिए शॉकिंग तो है और ये विचित्र भी हैं। रीतियां, जो कुरीतियां जो हम बात ने जो बड़ी खूबसूरती से समझाया भी है, ये कुरीतियां लेकिन दबाव में आकर के की जाती है। जो बच्चियां हैं उनके ऊपर दबाव बना करके, परिवार का प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर होता है, तब जाके होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये केस उल्टा है। यहाँ पर दोनों पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, दोनों पढ़ी लिखी आईटी में जॉब करती हैं और वो अपनी मर्जी से, खुशी से शादी कर रही हैं, जैसा कि इसमें वीडियो में वायरल भी है। और इसमें 494 जो धारा लगी है लड़की के ऊपर, वो भी आप ये देखिए कि हमारे जो संविधान में है और जो आपके कोर्ट में धारा जो है उसके अकॉर्डिंगली आप एक के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर दोनों लड़कियां मर्जी से शादी करती हैं तो उनकी अगेंस्ट में, क्योंकि अगर आप एक महिला कंप्लेन करती है तब एक्शन होता है, लेकिन अगर आप दोनों मर्जी से कर रहे हैं तो इसके ऊपर तो मुझे लगता है कि ये मनीष जी ज्यादा अच्छे से समझाएंगे कि कोई केस बनता भी नहीं है। तो ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं आगे जाकर के समाज में बाकी जो महिलाएं हैं उनके लिए भी बड़ी परेशानियां कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह की शादियां और होती हैं तो ना आप अपना लीगल राइट मांग सकते हैं, और समाज में इस तरह का संदेश देना ये भी एक बहुत गलत है कि हमारा समाज जा किस ओर रहा है। आप पढ़े लिखे हैं उसके बाद इस तरह के, बिल्कुल समाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि समाज में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो वो संदेश क्या जा रहा है, क्या आगे भी इस चीज से प्रभावित होकर इस चीज को करते हैं? क्योंकि अगर, लेकिन प्रियंका जी जब हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, उस पूरे प्रक्रिया की बात करते हैं, तो क्या उसमें ये वैध है? उसमें तो वैध नहीं है। नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं है, लेकिन उसमें भी ये है कि आप जब एक शादी करते हैं उसके बाद आप दूसरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ने एक साथ अपनी मर्जी से शादी की है। आप, और उसमें ऑब्जेक्शन भी आप तब कर सकते हैं एक महिला उस दूसरी शादी के अगेंस्ट में उसका ऑब्जेक्शन करे। अब इसमें ज्यादा डीपली जो है मनीष जी समझाएंगे कि इसमें आगे क्या एक्शन हो सकता है। लेकिन सवाल करती हूँ मनीष जी, क्योंकि अगर अब जो धारा लगी है व्यक्ति के ऊपर, पुरुष के ऊपर 494 की जो धारा लगी है, अब उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है? मैक्स टू मैक्स क्या कार्रवाई होगी अगर अवैध पाई जाती है, अगर चीजें नहीं बनती हैं आगे, तो फिर क्या कार्रवाई अब होगी? क्या महिलाओं पर भी कार्रवाई होगी साथ ही साथ? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और इसका जवाब भी मैं बहुत ही संतुष्टिपूर्ण आपको देना चाहूंगा कि पहली बात तो 494 आईपीसी की धारा कानून में दोबारा लिखी जाएगी। आप ये मेरा बयान, स्टेटमेंट आप इस चैनल के माध्यम से नोट कर लीजिए, और अगर ये कोर्ट में जाएगा और जाएगा ही और हाई कोर्ट तक जाएगा, और मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर ये शादी तक की मसला है, ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है, क्योंकि 494 एज ऑफ नाउ जो इन्होंने किया मोरली गलत हो सकता है, लेकिन कानून के हिसाब से देखें, उस डेफिनेशन के हिसाब से है, तो वो उसमें बैठ रहे हैं और उन पर कोई भी एलिगेशन और कोई व्यापार के लिए रूल्स नहीं होंगे, क्योंकि जो डेफिनेशन 494 की चालू होती है, सिंपल मैरी अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड। तो अगेन जो वर्ड है ये अपने में सिग्निफिकेंस दिखा रहा है कि ये अगेन, तो वो अगेन तो है नहीं, इट्स नॉट अ सेकंड मैरिज, दोनों की पहली मैरिज है ये। तो ये ग्राउंड दिया जाएगा कोर्ट में कि भी हमने तो पहली मैरिज करी है, तो तब कोर्ट को डिटरमिन करके एक टेल्ड में
वेरीफाई फैक्ट चेक करने के बाद, एविडेंस कट करने के बाद वो हो सकता है कि मूल ढांचे में जो 494 की जो संरचना है डिफिनेशन में आने वाले टाइम पे चेंज किया जाएगा और इसमें अमेंडमेंट लाया जाएगा 494 में, ताकि इसको काफी फिल्टर और क्लियर किया जाए लोगों की समझ के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मूल सब कुछ पोस्ट 494 में रह गए हैं जिसके लिए लोग फायदा उठाते हैं। कि आप देखिए, जिन्होंने शादी करी है उन्होंने क्या किसी एडवोकेट को लॉयर को कंसल्ट नहीं किया होगा? डू यू थिंक? क्या आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल किया। लेकिन मनीष जी देखिए, यहाँ पर तो चलिए परिवारों की सहमति है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होकर कुछ ऐसी भी चीजें सामने आती है जहाँ पर असहमति के बावजूद भी कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रेशर बनाया जाएगा कि भाई उन्होंने किया तो हम भी करेंगे, और अगर ये वैध हो जाता है या फिर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग मैसेज समाज के बीच में जाएगा। हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट या फिर संविधान के बिल्कुल विपरीत है, ये चीजें अवैध हैं, लेकिन फिर भी अगर इस चीज की सहमति, क्योंकि यहाँ पर तो सहमति है और बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आ सकती हैं आगे चलकर जहां पर सहमति ना भी हो लेकिन फिर भी इंसानों को ये करना पड़े। आपको तस्दीक यहाँ पर करता हूँ कि सहमति है, लेकिन अगर सहमति एक फैमिली से है, कल को अगर 2 लड़कियों ने शादी की है तो वो फिर 3 भी हो सकती है, तो 3 फैमिली में रजामंदी देगी। बिल्कुल, देखिए कभी भी देखेंगे अगर बिल्कुल मनीष जी, और कहीं ना कहीं यही सवाल है कि इस तरह से समाज में क्या मैसेज जाता है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिएगा जनतंत्र टीवी के साथ। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।